काल स्वयं मुझसे डरा है, मैं काल से नहीं। काले पानी का कालकूट पीकर, काल से कराल स्तंभों को झकझोर कर, मैं बार बार लौट आया हूँ और फिर भी मैं जीवित हूँ। हारी मृत्यु है, मैं नहीं। ये कविता लिखी थी सावरकर जी ने जब वो अंडमान की जेल में थे। और ये कविता लिखी कहाँ पर थी? ये कविता लिखी थी नाखून से दीवार पर कुरेद कर। पर ऐसी क्या सिचुएशन रही होगी कि उनको ऐसी सजा दी गई और ऐसा उन्होंने क्या किया, क्यों किया? ये सब जानेंगे। बैकग्राउंड में देश का क्या हाल था। वो एक अमीर फैमिली से थे, वो लंदन जाकर पढ़े थे, फिर भी उनको ऐसा क्या स्टेप लेना पड़ा कि उनको ऐसी सजा मिली। आज इन क्वेश्चनों को जानने से पहले देखते हैं इकोनॉमी के बारे में। जैसा आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, जो पीला हिस्सा है वो वर्ल्ड जीडीपी में भारत का शेयर दिखाता है और लाल हिस्सा चाइना का दिखाता है और बाकी सारे जो वेस्ट की कंट्री है वो दिखाते हैं। इसमें देखेंगे जो एरो दिखा रखा है, यहाँ कहीं सावरकर जी को गिरफ्तार किया गया था 1910 में। लेकिन जो 1700 के बाद आप देख रहे हैं ब्रिटिश ने हमारा एम्पायर पर कब्जा किया, तो ये शेयर जो वर्ल्ड जीडीपी का है ये कम होता चला जा रहा है। जो ये कम होता चला जा रहा है, ये जो इकोनॉमिक स्क्वीज कर रही है, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी बढ़ रही है, इससे लोगों को पता चल रहा है कि हमारा जो राज करने वाला है वो हमें गरीब बनाता जा रहा है और लोगों का इस सिचुएशन में गुस्सा फूटेगा। अब जब ऐसे में गुस्सा फूटेगा तो कोई फ्रीडम फाइटर उठेगा और आवाज बनकर लोगों की कुछ रिस्क लेगा। वो आवाज थी वीर सावरकर। अब वीर सावरकर की लाइफ को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। उनकी लाइफ, फिर स्ट्रगल, फिर उनका कंपैरिजन करेंगे अलग अलग जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, फ्रीडम नेगोशिएटर्स हैं या इस तरीके से। तो फिर उसके बाद एक कंक्लूजन पे आएंगे। तो पहले हिस्से में देखते हैं लाइफ। वीर सावरकर की जो लाइफ है, उनका जन्म हुआ था 28 मई 1883। तो आप देखते हैं ब्रिटिश उस समय आ चुके थे, पैर पसार चुके थे और उनके जन्म के कुछ समय पहले पहली जो आज़ादी की लड़ाई, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल है, वो हो चुका था। जाहिर सी बात है उस वक्त ब्रिटिशर्स ने बड़े ब्रूटल तरीके से हमें दबाया था, तो कुछ उस स्ट्रेस का असर उन पर होना लाजमी है। अब दूसरा है जो उनका स्ट्रगल क्या था। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत एक संगठन बनाया था। फिर 1906 में वो 2 साल बाद लंदन गए पढ़ने के लिए और 3 साल बाद उन्होंने लंदन के आर्काइव में से ढूंढ कर एक बुक लिखी जिसमें कहा गया था कि 1857 का गदर सैनिक विद्रोह नहीं था, वो भारत की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई थी। इसी किताब को पढ़ के बाद में सुभाष बोस हैं और जो ये भगत सिंह है, उन्होंने इन्हीं से इंस्पायर थी। तो सावरकर जी पहले जो है स्पार्क थे, पहले लीडर थे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके। और 1909 में क्या हुआ था, इनके पास एक मदद मांगने मदन लाल धिंगरा जी आए, जो कि अगेन एक फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने इनसे एक गन मांगी कि मुझे कर्जन को मारना है। तो इन्होंने वो पिस्टल इनको ला के दी, लेकिन जब वो मार रहे थे उसको तो कुछ ऐसा हुआ कि वो पकड़े गए। उनकी जो गोलियां थी ज्यादा चल गई। जब उन्होंने अपने आप को, धिंगरा जी ने अपने आप को मारने की कोशिश की, उससे पहले वो पकड़ लिए गए। इस कारण से 1 साल बाद केस वेस चल के इनका नाम आया सावरकर जी का और सावरकर जी को अरेस्ट कर लिया गया। इन्होंने भागने की भी कोशिश की, जो है समुद्र में ले जा रहे थे, फ्रांस में रुका था जहाज, वहां से इन्होंने टॉयलेट के सीट को हटा के उसमें से निकल के भागने की कोशिश की और इस बात के कारण वो बड़े मशहूर भी हो गए थे ब्रिटिश प्रेस में। लेकिन फिर इनको अंडमान की काला पानी की 50 साल की सजा हुई और वहां इनको मतलब एक कमरे में रखा जाता था और मतलब वहां कोई टॉयलेट वगैरह नहीं होता था, हथकड़ी से बांध के दीवार पर खड़े रखा जाता था। तो ऐसी इन ह्यूमन कंडीशन में इन्होंने जो मैंने पहली कविता लिखी थी कि हारी मौत है मैं नहीं, वो लिखी थी दीवार पे अपने नाखून से कुरे थे। तो ऐसी शख्सियत थे वीर सावरकर जी। अब हम एक कंपैरिजन करेंगे। एक ऊपर के जो रो है उसमें सावरकर जी, गांधी जी और श्री कृष्णा का, और इस तरफ कुछ फैक्टर्स बनाए हैं मैंने। ब्लेम, अपॉर्चुनिटी, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस और कनेक्शन विद स्पिरिचुअलिटी, थ्रेट टू एनिमी परसीव्ड, मतलब दुश्मन आपको खतरा देख रहा है या नहीं देख रहा है, और फाइनल ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है। इन चीजों के बारे में हम एक कंपैरेटिव डिस्कशन शुरू करेंगे।
फिर हमें पता चलेगा कि असल में हुआ क्या है और कंपैरिजन किसको क्या चाहिए, ब्रिटिश को क्या चाहिए, भारतीय को क्या चाहिए, उसमें हमारे लीडर कौन से होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे पास में हमारे फोरफादर्स ने ऐसा क्या किया था। तो इस चीज़ों पे हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। नाउ जो ब्रिटिशर्स को प्रेम सावरकर जी ने डायरेक्ट किया, उनको कहा कि हम इनको यहाँ नहीं रहने देंगे, हम इनको यहाँ भगाएंगे। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो भी बड़े डरते थे सावरकर जी से कि अगर ये इसकी बात सुनने लग गए लोग तो हम थोड़े से लोग हैं, हमें रहने कहाँ देंगे। लेकिन जो गांधी जी थे उन्होंने बड़ा सिविल डिसओबीडियंस, मतलब इस तरीके से उन्होंने बहुत माइल्ड जो विरोध करना शुरू किया था ब्रिटिशर्स का। उन्होंने पूरी तरह के हम इनको हटा देंगे ऐसा नहीं करेंगे, नहीं नहीं हम तो ना बातें नहीं माने। तो इस तरीके से जो गांधी जी ने अपना जो करियर था वो स्टार्ट किया। अब जो जैसे श्री कृष्ण का हम अगर तो भगवान है, उनके बारे में तो क्या वो करेंगे, पर उनसे रेफरेंस लेके कंपैरिजन इन दोनों का कर रहे हैं सब। तो उन्होंने कहा था जो गलत है मैं उसके खिलाफ हूँ, अधर्म के खिलाफ हूँ। तो उनका भी जो स्टैंस था डायरेक्ट था कि मैं हूँ या नहीं हूँ, इस तरफ हूँ या इस तरफ नहीं हूँ। जो सावरकर जी का जो है वो डायरेक्ट लगता है मुझे कि वो किसी चीज के खिलाफ है, किसी चीज के साथ। जो सावरकर जी ने अपॉर्चुनिटी रखी, वो कहा कि ब्रिटिशर्स को भगाते हैं यहाँ से, और उसके बाद क्योंकि हमारी इकोनॉमी बर्बाद होती जा रही है, ये रिसोर्सेज यहाँ से वेस्ट में ले जा रहे हैं, तो अगर इनको भगा देंगे तो हमारी इकोनॉमी दोबारा से गेन कर जाएगी। तो ये डायरेक्ट थ्रेट था ब्रिटिश एम्पायर को, ये उनका पतन। और जब उनके कंटेम्प्रेरी जो बात करें, अगर महात्मा गांधी जी की बात करें, तो उन्होंने हमेशा मिडल पाथ लिया है। उन्होंने एक स्ट्रेस बनाया है, फिर कहा ना तेरी ना मेरी, बीच का रास्ता अपना ले। तो इनसे जो ब्रिटिशर्स थे उनको कोई डायरेक्ट खतरा नहीं समझा इनके उसमें। और मतलब ये इंश्योर होता था अगर गांधी जी हैं तो कोई ऐसा खतरा बनने से पहले गांधी जी अपने हाथ में पावर लेके निगोशिएट कर लेंगे। तो जो ब्रिटिश थे उनके लिए जो खतरा नहीं थे, इसीलिए जो विंस्टन चर्चिल हैं उनके सामने मूर्ति गांधी जी की लगा रखते, क्योंकि उनकी वजह से जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो ना तो कभी कंक्लूजन तक पहुंचा, ना कभी खत्म हुआ, बस सुलगता रहा। अब जो बात करते हैं जैसे श्री कृष्ण की, तो उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी रखी कि आप महाभारत और यह अधर्म और धर्म के पीछे लड़ाई है, और इसके बाद आपकी सिविलाइजेशनल जो है वो सिविलाइजेशन बन जाएगी, एक सभ्य समाज का जन्म। और हुआ भी ये, हम जब देखते हैं महाभारत के टाइम से 5000 साल तक से पहले तक, हम आज भी उनको याद करके और अपनी सिविलाइजेशन पर गर्व महसूस करते हैं, और जो उनका ज्ञान है वो अभी तक रेलेवेंट है, और जैसा हम देख रहे हैं आगे भी रहेगा। अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डिस्कशन की। सावरकर जी लंदन में गए, वहाँ की लाइब्रेरी आर्काइव्स वगैरह में से ढूंढ ढूंढ कर किताबें पढ़ी, आर्काइव्स पढ़े, लेख पढ़े, और उन्होंने पाया कि उससे पहले क्या करते थे ब्रिटिश, क्या करते थे, ये तो सैनिक विद्रोह था 1857 का, ये देशों का वो नहीं था, ये तो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, इसमें देश का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उन्होंने एक किताब लिखी कि सैन्य विद्रोह नहीं था, ये पहली स्वतंत्रता की लड़ाई थी। अब उस बुक को मराठी में इन्होंने प्रकाशित किया, चुपचाप भारत लेके आए, और उस किताब को आप भी पढ़ सकते हैं। और उसको पढ़ने के बाद जो हैं हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन के फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके पास सुभाष चंद्र बोस थे, ये जो हैं भगत सिंह थे, उन सब पर इस किताब का असर पड़ा। तो जो स्पार्क दिया था वीर सावरकर ने, उनके कैद करने के बाद अंग्रेजों ने उस स्पार्क को मतलब बुझाना चाहा, लेकिन वो किताब के और उनकी कविताओं के माध्यम से समाज के दूसरे हिस्सों में नए फ्रीडम फाइटर्स उन्होंने बना दिए, और वो अपना काम कर गए। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस चीज को समझना चाहिए कि जब आप कोई किताब लिख देते हैं तो उसका असर बहुत होता है। और गांधी जी ने भी एक बुक लिखी थी कंपैरेटिव, इसमें जैसे माई एक्सपेरिमेंट करके है। और फिर जो श्री कृष्ण ने, वो तो सबको ही पता है, गीता का ज्ञान दिया था, और वो भी लड़ाई के बीच में दिया था, मतलब स्ट्रेस की सिचुएशन। चलिए वो तो खैर उनका कंपैरिजन नहीं है, लेकिन उनके कंपैरिजन से हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे मैं पहले बताया। अब जो आम लोगों से साथ कनेक्ट करना, जैसे स्पिरिचुअलिटी का जरूरी होता है, आम लोगों के साथ कनेक्ट करना, कॉमन कनेक्शन जो स्पिरिचुअलिटी का अगर लीडर का है तो उससे आम लोग कनेक्ट कर पाते हैं।
सावरकर जी इस मामले में एथिस्ट थे। वो मतलब कहते थे कि ये रिलीजियस आइडेंटिटी को मैं नहीं मानता, मैं एथिस्ट हूँ। लेकिन गांधी जी इसका बड़ा फ़ायदा उठाते थे। वो कहते थे राम राज्य लेके आएँगे। वो यहाँ के जो लोग हैं वो राम को मानते हैं तो कहते थे राम राज्य लेके आएँगे। लेकिन वो बातें कहते थे कि एक थप्पड़ कोई मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। ये बात ना तो राम ने कही, ना कृष्ण ने कही, तो ये बात किसने कही? ये बात जीसस ने कही। बाइबल में लिखा है कि एक गाल आगे कर दो, दूसरा एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। तो ये जो दोनों तरफ से खेल रहे थे वो, तो यहाँ के लोगों के लिए वो कहते थे राम राज्य लेके आएँगे और यहाँ के लोग उनको बुद्ध का अवतार मानने लग गए थे। और जो ब्रिटिशर्स की जो वो जो क्रिश्चियन थे उनकी बाइबल बुक से अपने ज्ञान को दे देते थे। वैल्यू सिस्टम वहाँ का लेकर। और जो श्री कृष्ण की बात करें तो श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को जब वो कंफ्यूज हुआ, बोला मैं क्यों अपनों से लड़ूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, उनको गीता ज्ञान देके अपना विराट रूप भी दिखा दिया था। यही मतलब आपका कर्तव्य है कि आप अपना इस लड़ाई में अपना पूरी तरह योगदान दें। हार हो जीत हो कोई परवाह नहीं, काम जो आपको ये अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, धर्म का मार्ग है, आप उसी पर रहिए और आप लड़ाई करिए। ये तीनों का कंपैरिजन था। नाउ अगर हम देखें थ्रेट टू एनिमी, मतलब ब्रिटिशर्स सावरकर को कैसे देखते थे? वो तो थ्रेट देखते थे, बहुत ज्यादा थ्रेट है, इसको तो बढ़ने ही नहीं देना है। तो जैसे ही उनको पता चलेगा कि इन्होंने गन दी है, वो तुरंत इन पर अटैक करने लग जाएंगे। वो ब्रूटल, और मारेंगे नहीं, वो आपकी आवाज को दबाने के लिए आपको टॉर्चर ज्यादा करेंगे। तो यही ब्रिटिशर्स ने किया। उनको अंडमान में अगर हम देखें तो इतनी ह्यूमिड और गर्मी की कंडीशन, पानी देंगे नहीं, कुछ लिमिटेड पानी और बैल से ज्यादा काम, और कमरे में टॉयलेट नहीं, उसी में हथकड़ी डाल के खड़ा करके रखेंगे। तो ये इनह्यूमन ट्रीटमेंट थी। वहीं गांधी जी का देखें तो गांधी जी उनको रियल थ्रेट लगते नहीं थे, क्योंकि जैसे ही आंदोलन आउट ऑफ कंट्रोल जाता था गांधी जी उसको रोक देते थे, है ना? तो बाद में जो कॉलोनियल जब एम्पायर वीक हुआ और उनको एग्जिट चाहिए था, तो उन्होंने ऐसे फिगर को गॉडिफाई किया जो उन्हें एक एस्केप पाथ प्रोवाइड कर सके। गांधी जी ने देखा कि ब्रिटिशर्स ने देखा गांधी जी ही उनको यहाँ से सेफली एग्जिट जाने के लिए उनके लिए वो कर सकते हैं। अगर वीर सावरकर होते और आज़ादी मिल गई होती तो जो बचे हुए ब्रिटिशर्स थे, क्या उनको छोड़ देते वो? तो ऐसा ब्रिटिश नहीं चाहेंगे। तो उन्होंने एक गांधी मॉडल को हर कॉलोनी में ग्लोरीफाई किया कि आदमी हो, लीडर हो तो गांधी जैसा हो। बाद में उनकी मूर्ति भी लगाई वहाँ चर्चिल के सामने, विंस्टन चर्चिल के सामने। और चर्चिल का आपको पता है वो वैसे ही हिटलर जैसे ही ब्रूटल थे, वो बहुत लोग मारे हैं इंडिया में। और जो श्री कृष्ण का देखें तो थ्रेट टू एनिमी परसीव्ड, के एनिमी आपको कैसी थ्रेट देखते, तो आखिरी समय तक श्री कृष्ण उनको समझने से परे खेलते थे। मतलब उनको पता ही नहीं चलता था ये हमारे साथ है, हमारे खिलाफ है। जैसे जब महाभारत शुरू हुआ, दुर्योधन आया उनसे मदद मांगने और अर्जुन भी आए, तो उन्होंने कहा, पहले अर्जुन को देखा, अर्जुन मांगेगा, अर्जुन ने को कहा मैं तो लड़ूंगा नहीं, मैं तो बस सारथी बनूंगा, और दूसरे को आपकी नारायणी सेना दूंगा। नारायणी सेना देने से क्या फायदा हुआ? और सारी इंटेलिजेंस उनके थ्रू आ जाएगी श्री कृष्ण के पास। तो दुर्योधन को तो लगेगा कि ये तो मेरी साइड है, मेरा फायदा हो रहा है, मैं वो लेके चला जाता हूँ। एनिमी को कोई कंफ्यूज कर दिया उन्होंने, इंटेलिजेंस गैदर कर ली। और जो अर्जुन है, जिसको चाहिए था गाइडेंस चाहिए थी, दे दी। वो सारी स्क्रिप्ट ही जो श्री कृष्ण की लिखी हुई थी, तो इंटेलिजेंस प्ले ए वेरी बिग रोल। तो आखिरी समय तक भी जैसे दुर्योधन आखिरी में जा रहा था और वो म्यूट जा रहा था अपनी मदर के सामने, तो उनको रोक दिया। तो आखिरी में भी अगर वो भी ना रोकते तो भी लड़ाई हो सकता था, हार जाते पांडव। तो आखिरी वक्त तक जो कृष्ण ने इंटेलिजेंस का यूज करके और पांडवों को जितवा दिया, और उसके बाद उनको श्राप दिया गया गांधारी की तरफ से कि आपका भी परिवार इस तरह से यादव वंश में जाएगा। तो इसमें स्टेट्समैनशिप में अगर हम उनको भगवान ना मान के, अगर हम उनको एक बायोलॉजिकल जो ह्यूमन माने, इससे दिखाई देता है आपको अपने दुश्मन को आखिरी तक पता नहीं लगने देना है कि मैं इतना बड़ा थ्रेट हूं आपके लिए। अब बात करते हैं इम्पैक्ट का, असर क्या हुआ। जो सावरकर थे उनसे जो क्या हुआ,
जो फ्रीडम फाइटर्स थे नेक्स्ट जनरेशन के, उनके टेक्स्ट को, उनकी वीरता की कहानियों को पढ़ कर, बचपन से पढ़ कर एक नई जनरेशन के फ्रीडम फाइटर्स बने, जिन्होंने बाद में जाके ब्रिटिशर्स की नाक में दम कर दिया। और उन्होंने बाद में, आप देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस के डर से नेवल म्यूटिनी होने लगी। जो उनके सैनिक ट्रेंड किए हुए थे, वापस इंडिया में आए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वो म्यूटिनी करने लग गए और आर्मी से ही वो कंट्रोल बना के रखते थे, तो उनको यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। गांधी जी का असर क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश बहुत वीक हो गया था, वो कंट्रोल कर ही नहीं सकता था। ऊपर से सैनिक सावरकर जी के कारण रिवोल्ट करने लग गए। तो उन्होंने गांधी जी के जो सारा वो दिया, क्या कहते हैं, श्रेय, मतलब आजादी कैसे मिली, गांधी जी की वजह से। गांधी जी क्यों मिली? अगर सावरकर की वजह से मिली तो लोग हमें शत्रु मानना शुरू कर देंगे। तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे। तो ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए कि आजादी हमें ना अहिंसा से दे दी, पर वो ये नहीं बताएंगे हमने इतनी हिंसा करने के बाद ऐसा हाल बना लिया था कि हम आप पर कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो जो गांधी जी के जैसे के आसपास का जो इकोसिस्टम था, जैसे उनके जो लीडर थे, जैसे नेहरू जी उनके फॉलोवर थे, तो उन्होंने जो बिना वोटिंग में वो जीते नहीं थे, लेकिन उनको पद दिलवा दिया गया अपनी सिफारिश करके, अपनी गुडविल में। तो उनको वोट नहीं मिले थे, डेमोक्रेटिकली वो नहीं जीत रहे थे, लेकिन उनको पद दिलवा दिया गया। तो इस तरह से जो इकोसिस्टम बना, वो इस तरह से बना कि वो एंटी ब्रिटिश नहीं जाएगा कभी भी। और 1968 तक MI6 जो ब्रिटिश की जो सीक्रेट सर्विसेज है, उसका ऑफिस कनॉट प्लेस में था कि अगर ये भी पलटने लगे तो कुछ तार हाथ में रहे। अब हम श्री कृष्ण की गीता ज्ञान का अगर रेलेवेंस देखें, तो अगर हम देखें सोसाइटी में आज के परिप्रेक्ष्य में, कुछ लोग कैपिटलिस्ट हैं, संपन्न लोग हैं, और कुछ लोग कम्युनिज्म है जो ज़्यादातर फ्री बीज में बिलीव करते हैं कि सब कुछ हमें फ्री में मिलना चाहिए, इस तरह से स्टेट का होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम प्रेजेंट वर्ल्ड में देखें, जैसे USA एक कैपिटलिस्ट कंट्री था और सोवियत यूनियन एक कम्युनिस्ट कंट्री था, दोनों एक दूसरे को खतरे के रूप में देखते थे, और न्यूक्लियर वॉर होने के ब्रिंक में, जैसे क्यूबा मिसाइल क्राइसिस आ गई थी, दुनिया खत्म होने की कगार में आ गई थी। लेकिन अगर हम सबको अपना माने और बाउंड्री हटा दें तो क्या होगा? तब तो ये बिल्कुल लड़ मरेंगे। तो जो गीता का ज्ञान है, उसकी बेसिक फिलोसफी यही रही श्री कृष्ण की कि धर्म का ज्ञान, जो कैपिटलिस्ट है उनको धर्म का ज्ञान दो, और जो कम्युनिस्ट हैं उनको कर्म की बातें बताओ, कर्म का ज्ञान दो। तो धर्म और कर्म की बातों से एक बैलेंस बना के सिविलाइजेशन कंटिन्यूसली ग्रो करते रही, हार्मोनी के साथ रही, और 5000 साल तक हम बिना किसी रिवॉल्यूशन के सरवाइव कर पाए, जो कि दिखाता है कि हम इवोल्यूशन के टेस्ट में पास होकर निकले हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको पसंद आए, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पुस्तक प्रेमी।